गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम की मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर हमने अब तक कुल मिला करके 12 सेट डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 13। एग्ज़ाम के कंपैरिजन में हमारे जो यहाँ सेट चल रहे हैं उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। सारे के सारे सवाल हम लोग यहाँ पर वही डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी IQ अपने टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं तो ये डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का अपना इम्पोर्टेंट सवाल। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। 30 सेकेंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। ट्राई करके देखना भाई कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रॉपर्टी हम लोग इनकी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लास देखते टाइम नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करें जिससे कि आपका पूरा का पूरा 1 घंटा यूटिलाइज हो जाए। और अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो कम से कम लैंग्वेज को एटलीस्ट 2 बार तो आप रीड कर ही लें। तो देखो इसने आपको यहाँ पर क्या कहा कि जैसा कि चित्र में दिखाया है चतुर्थांश में कोण थीटा का मान क्या है। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बात को कि अगर हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझें तो मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा अलग से डायग्राम हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है सर्कल का ही तो पार्ट है, ये आपका चतुर्थांश बोला है, ये 90 डिग्री है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ये एंगल जो है आपको ये यहाँ से थीटा गिवन है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सर्कल जब हमने डिस्कस किया था उसके अंदर कि अगर आपकी सरकमफेरेंस पर एंगल और आपके सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका रिलेशन क्या होता है। अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो सरकमफेरेंस पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को मिला देते हैं। अब गौर से देखना जरा, ये आपकी सरकमफेरेंस पर एंगल बना है किसकी वजह से। इस पॉइंट को नाम अगर मैं A दे दूं और इस पॉइंट को नाम अगर मैं B दे दूं। A और B ने सेंटर पर 90 डिग्री बनाया, सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका, इसका जस्ट हाफ, तो आप कह देंगे 45 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो जायज़ सी बात है ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। एक तो छोटी सी यहाँ पर ये बात काम कर रही है। जैसे ही आप एंगल की यहाँ पर मार्किंग करते हैं आपके दिमाग में एक विचार आ सकता है कि इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ L और इसको नाम दे देता हूँ मैं M, तो मेरे पास यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ALBM, ये आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल आपका X है और ये एंगल आपका Y है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ALBMB तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जिसके चारों के चारों वर्टेक्स या फिर शीर्ष किसी सर्कल की सरकमफेरेंस या फिर परिधि पर होते हैं। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये 45 है तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 135 डिग्री। ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप ठीक ठीक दिमाग लगाते तो मेरे ख्याल से आप इस सवाल को बड़ी ही आसानी से डील कर सकते थे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम में कैसे अज्यूम करते हुए, एग्जाम में अज्यूम करते कि ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर जो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा इस टाइप से, और इसकी वजह से यहाँ जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 45 डिग्री। ये आपका साइक्लिक हो गया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो जायज़ सी बात थी कि यहाँ से एंगल आपका क्या आना था 135 डिग्री। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि अगर ये सवाल एग्जामिनर आपसे एक सर्कल में पूछ लेता
तो मेरे ख्याल से हर बच्चा इस सवाल का रिप्लाई कर देता, लेकिन उसने क्या डाला आपके सामने, क्वार्टर सर्कल, ताकि स्टूडेंट क्या हो, कंफ्यूज हो जाए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आपके पास इस सवाल के लिए 20 सेकंड का टाइम है, ट्राई करके देखो। 20 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। कोड या फिर जीवा का अपना ये वाला सवाल है। देखो इसने आपको यहां पर क्या कहा कि आपके पास दो कोड है। अच्छा ब्लैक कलर है, रेड से ही कर देते हैं। देखो दो कोड है। कोड की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी कोड की प्रॉपर्टी कि P से D तक की दूरी, P से C तक की दूरी, ऐसे ही P से B तक की दूरी और P से A तक की दूरी। कोड या फिर जीवा का जो केस था उसमें हमने कंक्लूजन निकाला था, और ये कंक्लूजन किससे निकल के आता है, सिमिलरिटी से। कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन आसान सा है, P से A तक, P से B तक, पी ए इंटू में आपका पी बी इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाएगा, पी सी इंटू में पी डी, पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी आपने याद रख ली, लेकिन सोल्व करते टाइम एक इश्यू हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ ली, वो क्या डील कर देंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको x मानेंगे, 2 इंटू में x लिख देंगे, और यहां पर 3 इंटू में 5 लिख देंगे, 3 इंटू में 5 लिख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। ये आपकी एक एरर हो सकती है कि कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस टाइप का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। किसका मल्टीप्लाई, इस पार्ट का इससे, इस पार्ट का इससे, और ये आपका कंप्लीट क्या हो जाता है, गलत। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक हमारी यहाँ एरर भी पॉसिबल है। ठीक है, करेक्ट तरीका क्या था, करेक्ट तरीका था ये पी ए इंटू पी बी। पी से ए तक की दूरी 3 और 5 कितनी, 8। पी से बी तक की दूरी ये आपकी 3 बराबर पी सी, पी से सी तक की दूरी 2 + x, 2 + x, और यहाँ से पी से डी तक की दूरी आपकी 2। ये आपका कितना बना, 24। 24 में 2 का भाग दे दोगे तो 12, 2 + x। x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। एग्जामिनर अगर चालाक हो तो वो क्या कर सकता है, एक ऑप्शन ऐसा भी बना दे कि स्टूडेंट इस टाइप की एरर कर तो रही है, एक ऑप्शन बना दे, आपने ट्राई किया, ट्राई करते ही रिजल्ट भी मिल गया आपको ऑप्शन में, आप टिक मार के आगे निकल गए। इससे आपको आइडिया तक नहीं लगा कि आपका सवाल गलत हो चुका है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ या फिर जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट एरर करते हैं, मैं आपको साथ साथ में मार्क करवाते हुए इसीलिए चलता हूँ कि आप भी उनको मार्क कर लें नोटबुक में, और इन फ्यूचर अगर वैसा कोई आप सवाल देखते हैं तो सीधे सीधे आप अवेयर हो जाए। एक सवाल आपके पास है, 25 सेकंड में व्यवस्था बना दोगे, चलो ट्राई करके देखो भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, किसका रिजल्ट क्या होगा। देखो भाई क्या कहा इसने कि वो एंगल क्या होगा, वह कोण क्या होगा जिसका पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके समपूरक कोण, समपूरक का मतलब आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम, एंगल 2 ही होने चाहिए, 3 होंगे तो ये बात ट्रू नहीं है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ऐसे ही ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 180 है, 2 से ज़्यादा एंगल हो जाएंगे तब ये बात वैलिड नहीं होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर दो एंगल का सम 180 है तो उन्हें सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण कहा जाता है। इन सवालों को डील करने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, सवाल की लैंग्वेज को फोकस कर दो। वह कोण क्या होगा, हमने मान लिया वो एंगल क्या है, हमारा x है, जिसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अगर ये x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 - x होगा ना, जैसे y निकालोगे तो 90 - x होगा। तो जिसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने निकाल दिया 90 डिग्री -x, इसके समपूरक कोण का एक चौथाई है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर बताया है,
इसके सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। x का सप्लीमेंट्री क्या होगा, जैसे y निकालोगे तो क्या हो जाएगा दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स, और इसका क्या बताया इसने 1/4। कुछ भी नया काम नहीं करना है, इसके बारे में और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीधे सीधे काम क्या करना था, लैंग्वेज को रीड करना था, उसी फ्लो में चलते जाते, उसी फ्लो में आप लिखते जाते। पूरक कोण 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, उसका 1/4 इक्वल है। सोल्व कर दो इसको। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देखना 90 गुणा में 4 360 माइनस 4x बराबर आपका 180 माइनस का x। ये 4x उधर चला जाएगा तो प्लस का होगा, उसमें से x चला जाएगा 3x, और यहाँ 180 लेस हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा था, वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री। एक दूसरा तरीका भी होता है ऐसे सवालों को सोल्व करने का, आपका क्या, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वही है, क्यों हेडेक बढ़ाएं जानबूझ करके, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल निकालोगे तो इनका और इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन ही नहीं पाएगा। 90 डिग्री का निकाल भी लोगे लेकिन वो क्या होगा 0 डिग्री होगा, उसका कोई सेंस नहीं है। 30 डिग्री का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 60 होगा, सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो 150 होगा। 150 का 1/4 करोगे तो 60 डिग्री नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और सीधे भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों में ही ऑलमोस्ट एक जैसा ही टाइम लग रहा है। चलो भाई, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर अलग अलग टाइम पर, तो आप मुझे जल्दी से इसको बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। 25 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। देखो इसने क्या कहा, एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रत्येक समभुजा जो इक्वल लेंथ की है, कि लंबाई a यूनिट है, तीसरी भुजा की लंबाई b यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल अपना यहाँ बना लेता हूँ मैं, जैसे इस जगह के ऊपर, जिसकी दो इक्वल जो साइड हैं उनकी लेंथ मेरी a और a इसने आपको दी है, और ये वाली जो लेंथ है आपको ये गिवन है उसने b। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों तरफ ये एक जैसा है क्योंकि एंगल आपके सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तो इस साइड की जो लेंथ होगी वो आप लिख सकते हो b/2, इधर वाली जो लेंथ होगी उसे भी आप लिख सकते हैं b/2। आपसे उसका एरिया पूछा है तो हमने यहाँ पर हाइट मान ली है h। एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है आप उसे लिख सकते हैं 1/2, बेस इसका b है, हाइट इसकी h है। यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसकी हाइट को निकालना, क्योंकि b भी हमें दे रखा था और a भी हमें दे रखा था, तो उसमें भी कोई मुश्किल टास्क तो है नहीं। देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आपका आ जाएगा 90 के सामने हाइपोटेनस a² माइनस ये वाली वैल्यू b/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा b²/4। अंडर रूट के अंदर ही है पूरा मामला। आगे जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन गई b/2 अंडर रूट, यहाँ पर आपके पास 4 एलसीएम ले लिया, ये आपका हो गया 4a² माइनस b², ये आपका रिजल्ट हो गया। इसका अंडर रूट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, b/2 और 2 आपका बन गया 4, अंडर रूट 4a² माइनस का आपका b²। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपका मैच कर रहा है b/4 आएगा, तो b/4 एक ही के अंदर है और अंडर रूट में 4a² माइनस b²। इसे आप इम्पोर्टेंट में डालेंगे और ये प्रूफ भी आपको आना चाहिए। रीज़न क्या होता है, ऐसे सवालों में एग्जामिनर कुछ कुछ चालाकियाँ कर देता है। जैसे दो बराबर भुजाओं की लंबाई a आपको दे रखी है, जो इक्वल नहीं है साइड, उसकी लेंथ आपको b दे रखी है। एग्जामिनर इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकता है,
पहले कह देगा जिसकी लंबाई इक्वल नहीं है वो आपकी ए है और बची हुई जो इक्वल साइड्स हैं वो बी है। तो रटना इस समस्या का समाधान नहीं है कि सर मैं तो रट लूंगा b/4√4a² - b², क्यों हेडेक ले रहे हो। ये कॉमन सेंस वाली सी बात होती है इस टाइप की कि इस इतना डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना ही नहीं होता, जितना डिटेल में हमने बनाया इसकी नीड नहीं थी। सीधे सीधे आप क्या करते, यहाँ पर मार्किंग कर लेते कि भाई इस टाइप का सा मामला है, ये आपकी ए और ए है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये b/2 आ जाएगी, ये वाला पार्ट आपका। यहाँ से वापस इसको अप्लाई करने की नीड नहीं थी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही लिखा जाता है। और ये बीच वाली स्टेप भी आपको अगेन लिखने की नीड नहीं थी, क्योंकि आप सीधे डील कर लेते कि 4 LCM आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो b/4 ये 4a² - b²। तो गिनी चुनी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। रीज़न ये हो सकता है कि आपको अमूमन बच्चों को ये लगना लग जाता है कि मैं एक ऐसी बात याद कर लूँगा मुझे तो ध्यान रह जाएगा। अभी आपके सामने मामला है, आपको ध्यान है, 5 दिन के बाद पूछेंगे तो हो सकता है कुछ पार्ट ध्यान रह जाए, 1 महीने के बाद देखोगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो जाए। और ऐसी स्थिति ना बन जाए कि एग्जाम हॉल में ये समझ ही ना पा रहे हो कि यहाँ बाहर क्या था और अंदर 4a² - b² था या 4b² - a² था, प्लस इसकी लैंग्वेज को याद रखना संभव नहीं है। हमेशा अपने विजन बड़े रखें कि आज तैयारी कर रहे हैं, आज से 7 महीने 8 महीने या 1 साल बाद आपका एग्ज़ाम है। ये ना सोचें कि अभी बोर्ड पर लिखी हुई बात है, अभी मुझे सोल्व करनी है। तो ये जो जितने भी बच्चे इन ट्रिक्स के चक्कर में पड़ते हैं उनका बंटाधार इसीलिए हुआ रहता है। रीज़न क्या होता है, यहाँ कोई सवाल है, मैंने लिख दिया ट्रिक नंबर 420, बच्चे ने देखा सोल्व कर दिया कि हाँ भाई मज़ा आ गया, सोल्व हो रहा है सवाल। उस बच्चे के पास ये विज़न तो है ही नहीं, क्या ये बात उसे 8 महीने 10 महीने या 12 महीने तक ध्यान रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो फिर इसमें टाइम ही क्यों किल कर रहे हैं आप। तो ऐसी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है जो काम ना आए। इम्प्रेसिव हो सकती हैं वो चीज़ें, अट्रैक्टिव हो सकती हैं, लेकिन पढ़ाई वही करें जो इफ़ेक्टिव है। और ध्यान रखना, मेहनत करने में जोर आता है, ये सत्य है। जिस दिन आप इस सत्य को समझने लग जाएंगे ना कि मेहनत करने से सिलेक्शन होता है और मेहनत करना इजी टास्क नहीं है, उसमें जोर आना स्टार्ट हो जाता है। दिमाग को सोचना पड़ता है कि यार कैसे करूं, ये क्या करूं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, क्या मुझे ये चीज़ ध्यान रह जाएगी। तो उस प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनका होता है। और जो ये ट्रिक वाली दुनिया है, खैर इसके बारे में तो शब्द ही क्या कहना, इनको भी एक हेड्स ऑफ ही है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। अगर आपने टेबल रीड कर रखी है तो मेरे हिसाब से इस सवाल को आप वर्बली कर सकते हैं, जो टेबल मैंने आपको सिखाई थी कि इन क्वेश्चंस को टेबल के थ्रू भी डील किया जा सकता है। चलो भाई देखना जरा क्या है यहाँ पर। 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की सीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई आपके पास एक स्क्वायर शेप की सीट है कागज की, जिसका एरिया कितना है 784। तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी होगी 24। अब इसमें से क्या कह रहा है, अधिकतम आकार की 4 वृत्ताकार प्लेटों को इसमें से काटा गया है। मैक्सिमम साइज की जब आप यहाँ पर कट करेंगे तो असल में देखोगे तो इस स्क्वायर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। और ये प्लेट किस हिसाब से कटती है एक प्लेट आपकी ये वाली कट जाएगी, जैसे एक प्लेट आपकी ये वाली कट जाएगी यहाँ पर, एक प्लेट आपकी यहाँ पर ये वाली कट जाएगी, एक प्लेट आपकी यहाँ पर ये वाली कट जाएगी। तो मैक्सिमम एरिया की होंगी तो ये क्या होंगी, चारों एक दूसरे को टच भी करेंगी, सरकमफेरेंस को या परिधि को भी टच करती रहेंगी। 784 की वजह से 18 आपने निकाल लिया। यहाँ पर हर एक प्लेट की टोटल 28 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई 14 होगी। और इसकी रेडियस कितनी निकलेगी यहाँ पर 7। आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे वो बस इतनी सी बात पूछ रहा था कि यहाँ पर ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये जो आपने सर्कल बनाया है इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी।
अगर आपने वो टेबल पढ़ रखी है, उसका यूज अगर आपको आता है, तो मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे टिक मार देंगे 44। ठीक है, टेबल मैंने आपको सिखाई है। रेलवे सीरीज का पहला ही वीडियो है जिसके अंदर ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करवाई थी, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर अभी भी आपको इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको रटना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक ध्यान हो जाते हैं, प्रूफ होते हुए दिखते हैं कि असल में वॉल्यूम कैसे निकल के आता है, सरकमफेरेंस कैसे निकल के आती है। तो अभी तक अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख लें। टेबल का यूज करोगे, मेरे हिसाब से ये सवाल 5 सेकंड में खत्म हो जाता है, वर्बली हो जाता है ये वाला। वैसे डील करोगे तो रेडियस आपकी क्या है, सरकमफेरेंस आप क्या लिखते हो, 2 पाई और r, तो 2 गुणा में 22/7 लिखोगे, और रेडियस कितनी थी आपके पास, 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, 44। और बाकी सवाल पूरा का पूरा 5 सेकंड का था, ना डायग्राम बनाने की नीड थी, ना और कुछ करना था। चलो भाई देखना जरा, एक सवाल आपके सामने है, लैंग्वेज को रीड करो। इसे भी अगर आप टेबल से कर सकते हैं तो ये भी सवाल आपका वर्बली किया जा सकता है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके देखो जल्दी से कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा। देखना भाई क्या कहा, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 38, 40। इसकी वजह से रेडियस आपकी 35 निकल के आती है, और सरकमफेरेंस आप निकालोगे तो 220 निकल के आती है। कहाँ पढ़ा था, वही टेबल का पार्ट है। अब आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा, पढ़ रखा है जिसने तो उस बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो यूज करना जानता है कि उधर से सीधे 220 निकालूंगा, और ये जो 220 है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरकमफेरेंस ऑफ स्क्वायर, वृत्त की जो परिधि या पेरीमीटर या परिमाप है उसके बराबर। वो बच्चा 220 यहाँ रखेगा, एक ही वैल्यू निकालेगा, तो यहाँ से डिवीजन गया 5 बार। 55 का स्क्वायर, अगर आप मेरे सेशन कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 55 का स्क्वायर करोगे 25, और इसे एक नंबर बढ़ा के करोगे तो ये 30, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से 30-25। ठीक है, वर्बली कैसे किया जाएगा, फिर से बात को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर कि इस सवाल को वर्बली किया जा सकता है। कैसे, 38-50 की वजह से आपकी रेडियस आएगी 35, सरकमफेरेंस आएगी 220। ये सरकमफेरेंस स्क्वायर की पेरीमीटर जो कि क्या होती है 4 इंटू में साइड उसके इक्वल होगी। 220 में 4 का डिवीजन किया 55, 55 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एरिया, 55 का स्क्वायर कितना 30, 25। सवाल कितनी देर में खत्म हो गया, मेरे हिसाब से अगर मुझे खुद को ही करना होता तो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर खत्म हो गया। तो ये एक अप्रोच होती है सवालों को सेकंड्स में खत्म करने की। अब जिसको नहीं समझ में आया, जिसने नहीं पढ़ रखा, तो उससे बस इतना कहना है, मेरा काम आपको बताना है कि ये ना हो कि भाई ये टीचर है ये सिर्फ हवाबाजी करता है। एक सटीक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाना है कि ऐसे ऐसे करोगे चीज़ें खत्म है, ट्रिक व्रिक कुछ है ही नहीं, ये तो आपको नील लगने लग जाएंगी, भाई नकली वाला सा काम है। इंपॉर्टेंट बातें, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग, आपके कुछ कैलकुलेशन के पार्ट, कि पहले ही आप उनको स्ट्रॉन्ग करके बैठ जाओ, जिससे कि जैसे ही आपको नीड हुई तुरंत सवाल को निपटा दिया। अब एक बच्चा इसको क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर यहाँ से 38, 50 सोल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 से एक बार, फिर आपके पास कितना बचेगा भी, 22 से एक बार कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा 16। इसको चलो ऐसा करते हैं, 11 से काटते हैं। 11 से काटोगे तो 2 बार, 11 से काटोगे 3, 33, 55, तो ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 से एक बार, 7 बार, 5 बार, 175। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा में 175, तो इसका मतलब अंडर रूट निकलेगा तो रिजल्ट तो परफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब इसको 7 में ब्रेक कर देते हैं। 7 में ब्रेक करोगे तो 2 बार डिवीजन चला गया इसमें 7 का, 7 2 14, फिर 7 5 25, इंटू में 7 लिखा जा सकता है। अंडर रूट करोगे, इन दोनों की वजह से
इन दोनों की वजह से एक 7 आएगा और इसकी वजह से 5 आएगा और ये कितना होगा 35। इससे आप क्या निकालोगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 गुणा में 22/7 गुणा में रेडियस 35। इसको इससे काटा आपने 5 बार, 5 गुणा 2 10 को 22 से करोगे 220 और ये बराबर किसके होगी 4a के। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 55 बराबर a आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया का क्या होगा, a का स्क्वायर। पैटर्न नहीं पता है तो फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब सोच के देखो, ये सवाल आपका 1 मिनट ले जाता है 1 मिनट ले जाता है, ठीक है। और हमने टेबल से इसको किया तो कितनी देर में ख़त्म हो गया, ये आपका 5 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे, और एक बार का ही काम है, एक बार आप सीख जाओगे तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि कभी भूलोगे नहीं, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये अप्रोच इतनी फास्ट होती हैं कि आपके जो नॉर्मल मेथड है इनके आसपास भी टच नहीं होते। और एग्ज़ाम में मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर आपको 5 से 7 सवाल भी इस टाइप के मिल गए जिनमें और बच्चे 1-1 मिनट लगा रहे हैं, 1.5 भी लगा रहे हैं, 2-2 मिनट भी लगा रहे हैं, और आप उनमें 5-5 सेकंड के अंदर, तो एक तरीके से आपकी ये सुपर लीड क्रिएट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपके सामने एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे सवालों की अप्रोच बताई गई है, तो उम्मीद है मुझे इसको आप 25 सेकंड में डील कर दे जाएंगे। ट्राई करके देखो भाई एक बार। 25 सेकंड में हो जाएगा। देखो क्या कहा है इसने यहाँ पर कि आपके सामने एक पैटर्न दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसका सरलीकृत मान क्या होगा। एक बात आप माइंड में एकदम कंप्लीटली सेट कर लो, जब भी आपके रिजल्ट परफेक्ट वैल्यूज होती हैं, जब भी आपके रिजल्ट परफेक्ट वैल्यूज होती हैं, हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री का हर सवाल आप किससे सोल्व करोगे, वैल्यू पुट से। हमेशा ही आपको वैल्यू पुट से करना है, दिमाग ही नहीं लगाना आपसे। अगर इजीली हो भी रहा तो भी मत करो, वैल्यू पुट से करो उसको। रीज़न क्या है, यहाँ पर फायदा ये होगा कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगे। प्रयास ये करना है कि कोई इनफाइनाइट का पैटर्न ना बने, ऐसी वैल्यू ना रखें जिससे अनंत आपका बन रहा हो, क्योंकि उसको एलिमिनेट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने गहराई में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और फिर ढूंढेंगे कि यार ऑप्शन में तो इनफाइनाइट नहीं बन रहा है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी कभी रिजल्ट आपके साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक इनकी फॉर्म में बनेंगे तो क्या करना है, डिपेंड करेगा कि सिंप्लीफाई करके करें या फिर वैल्यू पुट से करें। इसको वैल्यू पुट से ही करना बेटर क्या रहेगा, हम लोग एक ही वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री ले लोगे तो यहां से देखो साइन 45 की 1/√2 होती है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी, उसका स्क्वायर करोगे 2, उसका भी स्क्वायर करोगे 4। 4 में से यहाँ पर कोट की वैल्यू 1 होगी, माइनस यहाँ पर कोट की वैल्यू 1 होगी, और ये वाली वैल्यू सिर्फ स्क्वायर है तो 2 होगी। 3 में से 3 लेस हो गया, 3 में से 3 को लेस कर दिया तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो ये तरीका है। ध्यान क्या रखना है, जब भी कभी आपका रिजल्ट परफेक्ट वैल्यू आए 1, 2, 0.5, 0.3, 5/7, हमेशा वैल्यू पुट से सवाल करने हैं। देखना भाई, अगेन एक ऐसा ही सवाल है, तो अब आपको लॉजिक पकड़ में आ गया, तो 20 ही सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना क्या कहा, एक पर्टिकुलर पैटर्न है और यहाँ पर क्या दे रखा है, -1, 0, 1, 2, तो इसका मतलब परफेक्ट वैल्यू आ रही है। तो ये सवाल आपका किस मेथड से करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट से। वैल्यू पुट क्या करें, आसान सी हो तो 45 डिग्री रख लो, ए की वैल्यू यहाँ भी क्या करो आप 45 डिग्री रख लो।
कोसेक 45 की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन में √2 ये बनेगी। अगेन सेक 45 और इसकी भी सेम ही बनेगी, चाहो तो इसका स्क्वायर कर दो, नहीं करना चाहते तो एज इट इज वैल्यू को रखते जाओ। ये आपकी वैल्यू 1 + 1 हो गई। इसे कर लेते हैं हम लोग यहाँ से सोल्व। तो देखो √2 2 बन गया, 2 - 1 1 1 अपॉन में √2, यहाँ भी 1 अपॉन में √2 गुणा कर दोगे ये 2 आ जाएगा, इनटू में 2 है। सॉरी, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बन गया 1। तो इन सवालों में आपको एक ही बात सीखनी है कि रिजल्ट अगर परफेक्ट आएगा तो ऐसे डील करेंगे। आपके सामने एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। उम्मीद है 30 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था और इवन आपको डायग्राम भी अवॉइड करने सिखाए थे कि कैसे इन क्वेश्चंस के आप डायग्राम अवॉइड कर सकते हैं। चलो भाई, आपसे क्या कहा, एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष लंब भूतल से 60 डिग्री पर टिका है, शीर्ष लंब की पेड़ की जड़ से दूरी 100 मीटर है। कुछ बातें पूछी हैं, देखना। ये मान लेते हैं हमारे पास एक पेड़ था इस टाइप से, ये एक पेड़ था। अब क्या हुआ, आंधी चली, इस तरफ आंधी ने प्रेशर इस पर डाला, ये मैं मान लेता हूँ ज़मीन है इस टाइप से, ये ज़मीन है। इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने से मैं मान लेता हूँ ये पेड़ यहाँ से टूट गया। ये पेड़ जो था इस पार्ट से टूट गया और इस टाइप से ज़मीन पर टिक गया। ज़मीन पर ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ज़मीन पर टिकने के बाद ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हिस्सा इधर आ गया। 60 डिग्री वाले केस में हमने क्या पढ़ा था भाई, 60 डिग्री के सामने की वैल्यू होती है √3। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इस 90 डिग्री से उस एंगल तक की वैल्यू 1 होती है, ये 2 होती है। फाइंड कैसे किया था, फाइंड करने का भी तरीका इसका आसान है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, tan ले लो। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। आप इसे लिख लें √3/1 और रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर √3, ये आपका 1 और इसकी वजह से हाइपोटेनस आपका 2 निकल आया। ये आपको सीधे ध्यान रखने हैं। प्रूफ तो चलो उसको कर लोगे, सीधे ध्यान रखोगे तो क्या है, उसमें दिमाग ना लगा करके सीधे यहाँ लगा लोगे। अब क्या कह रहा है, 60 डिग्री, शीर्ष की पेड़ की जड़ से दूरी 100 मीटर है। ये जो दूरी है असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ की जड़ और ये इसका वर्टेक्स जो अब जमीन पर टिक गया है, एक किसको बताता है, आपका 100 मीटर को। किससे गुणा किया है, 100 से। हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, पेड़ की कितनी लंबाई टूट गई। तो पेड़ का यही तो हिस्सा टूटा है, यहाँ से देखना, यही वाला तो हिस्सा पेड़ का टूट गया, 2 रेशियो में टूटा है। इसको आप जब 100 से गुणा कर देंगे तो 200 मीटर आपका हिस्सा पेड़ का टूट चुका है। ये रिजल्ट आ गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, पेड़ की कुल लंबाई कितनी है। तो इससे पहले एक बात बताओ, 2 ये यहाँ ही तो था, तो ये लंबाई और ये लंबाई पूरी मिलकर के इसको बना लेंगे। तो आप कह सकते हो रेशियो में जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2 + √3। एक्चुअल में रेशियो की वैल्यू को 100 से गुणा करने पर वो एक्चुअल लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप क्या करें, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा बना, ये वाला। कैटेगरी कैसी है सवाल की, आसान है। चलो भाई, आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क भी कर लेना इस क्वेश्चन के। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, 2 स्टार लगा लेना। ठीक इम्पोर्टेंट सवाल है, ट्राई करके देखो। सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था और 2-3 सवाल हमने यहाँ पर अलजेब्रा का जो सेशन था अपना रेलवे के अंदर, उसमें भी डिस्कस किए थे कि इन सवालों को कैसे डील किया जाए। देखो, गौर से देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने का इसका तरीका। यहां पर क्या होगा, ऐसे सवालों की अप्रोच क्या है, हमेशा बाहर की ब्रैकेट अंडर रूट नहीं सोल्व कर पाओगे, सबसे अंदर वाला देखो। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर ए
प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में होगी तभी उसका अंडर रूट हट पाएगा। क्यों? स्क्वायर है वो आपके अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा। रिजल्ट परफेक्ट आया, इसका मतलब ये अंडर रूट, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट सारे के सारे क्या हैं? हटेंगे। अंडर रूट के अंदर वैल्यू अगर ऐसी है जो स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका अंडर रूट करोगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो ये तो तय हो गया यहाँ से कि ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, बस आपको पकड़ना है। तो ये पैटर्न अगर सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा दिखता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये पैटर्न आपको दिखता है। और जब आप अंडर रूट से इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका ए प्लस माइनस बी के फॉर्मेट में निकल के आ जाएगा। ये तो डिपेंड करेगा कि 2ab की टर्म कैसी है। तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ से देखना जरा, इस टर्म को तो 7 है ही, इसको तो छोड़ दिया साइड में। इसको आप पढ़ सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में अंडर रूट 3। अब देखना क्या किया, ये मेरा 2 इंटू में ए इंटू बी, ए का स्क्वायर कितना 4, बी का स्क्वायर कितना 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7। तो यहाँ पर उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग अलग ना लिख करके सीधे ही लिख दिया। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू उतारना चाहूँ तो ये मेरे पास 3 प्लस 8 हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस रूट 3, क्योंकि माइनस का तो साइन है ही नहीं। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट से खत्म होगा, ये कंक्लूजन निकाल देगा। इतनी वैल्यू को हम लोग यहाँ से यहाँ ले आए हैं। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 8 2 16 और 3 19, और ये क्या है आपका 8 गुना अंडर रूट 3, फिर इसको लिखो 2 इंटू में 4 इंटू में अंडर रूट 3। इसका क्या करना आपको? अंडर रूट करना है। फिर से आप दिमाग लगाओगे तो क्या आएगा? 2 इंटू ए इंटू बी, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 19, 19 आपका बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस पूरे की जो वैल्यू है, मैं फिर से आगे लिख रहा हूँ, x बराबर अंडर रूट माइनस का रूट 3 आ गया। अगला जो पूरा का पूरा आपका ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा, क्या बनेगा? 4 प्लस अंडर रूट 3, ये इससे खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अब कुछ बच्चों के ऊपर से ये सवाल जा सकता है, रीज़न क्या है? जब हमने सेशन पढ़ा था, ये वाली बात डिटेल में पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि जो बीच बीच की कुछ स्टेप्स होती हैं उनको चाहे तो आप हटा सकते हैं। तो अगर आपको गिने चुने 2 अंडर रूट हटाने हैं तो 2 लाइनों के अंदर 2 अंडर रूट हट जाएंगे और तीसरी लाइन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना डिटेल में करने की भी आपको नीड नहीं होती। अगर आपने अभी तक सर्ड्स एंड इंडाइसेस नहीं पढ़ रखे हैं इस मैनर में कि इन सवालों को आप इजी वे में डील कर ले जाएं, तो सर्च करें सर्ड्स एंड इंडिसेस बाय वासु सर। आपके सामने बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न के ऊपर, और ट्रिकी मैनर में नहीं, ट्रिक से नहीं, कॉन्सेप्चुअल मैनर में आपको चीज़ें मिलेंगी, जिससे जो ढंग के सवाल हैं उनको भी आप इजी वे में डील कर सकते हैं। चलो भाई, एक सवाल है आपके सामने, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके देखें। पहले तो पहचाने कि ये पैटर्न कौन सा आ गया ऐसा जो दिखने में थोड़ा अलग ही टाइप का है यहाँ पर। तो पहले तो इस पैटर्न को पकड़ो। चलो भाई देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सीधे देखते हैं तो कोई आइडिया नहीं लगता है। तो लास्ट जो सेशन था हमारा पिछला, उसमें भी मैंने आपके सामने यही चर्चा की थी कि कैसे पता चलेगा हमें कि ये सवाल इस डायरेक्शन में जाएगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस है, दूसरा आपका होता है कॉमन सेंस। प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, कॉमन सेंस डेवलप हो गया तो फिर सवाल सीधे ही पकड़ में आ जाएंगे। क्या सीखा था? जब सीधे बात नहीं पकड़ पा रहे हो तो बातों को सिंप्लीफाई कर दो। तो ए का डिवीजन इसमें करोगे, स्क्वायर में ए आएगा, माइनस आपका 1/a और इक्वल्स टू में 5। ये वैल्यू आपके पास है, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये क्या बनेगा? a³ माइनस 1/a³। कुछ जाना पहचाना सा पैटर्न लगा? जाना पहचाना पैटर्न है। कैसे? हमने पढ़े थे अलजेब्रा के अंदर 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न, और गिनी चुनी 8 वैल्यूज होती हैं जिनकी वजह से आपके डायरेक्ट हिट के पैटर्न बनते हैं। आजकल ये ट्रेंड के अंदर चीज़ें चलती हैं, बार बार जो छोटी एग्जाम्स होती हैं उनमें भी इस पर बेस सवाल पूछ लिए जाते हैं।
वहीं हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू a है, एक पैटर्न था हमारा, तो उस केस में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो बनेगी a क्यूब प्लस का 3a। अब ये बात जिस बच्चे को पता है, तो मेरे ख्याल से इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं जो सोल्व ना करे। ये वैल्यू यहाँ से 5 है, इसके इक्वल में जो रिजल्ट निकालोगे वो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 5। 5 का क्यूब 125 में 15 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 140। ये सवाल जब हमने 7 पैटर्न पढ़े थे तो वहाँ पर तो क्या था, हमने साथ साथ ही थ्योरी को कवर किया था, उसी के साथ साथ इन सवालों को सोल्व किया था। और मैंने कहा था कि ये सवाल आप चाहें तो माइंड में डील हो सकते हैं। कैसे, a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 5। 125 में 15 आपने ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट क्या आ गया, 140। तो सिंपल सा तरीका था इस सवाल को 2-3 सेकंड में खत्म करने के लिए। जरूरी बात यही है आपकी कि ऐसे आप इसको डील करें। डिविजिबिलिटी का आपके सामने एक सवाल है, 20 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है, 20 सेकंड में आप इसको डील करके बताएं। इजी सवाल है, वैसे 20 सेकंड लगने भी नहीं चाहिए। देखना जरा, इसने आपको क्या कहा कि एक नंबर है, वह कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे 8 से डिविजिबल है। देखो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, लास्ट के यूनिट डिजिट में आपका भाग जाना चाहिए 2 का, मतलब इवन होना चाहिए वो, तभी जाएगा। 4 के लिए आपके लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इस पैटर्न में ये चलता है। लॉजिक क्या समझा था इसका, 100,000 उनसे रिलेट करवा के कंक्लूजन निकाला था कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ही क्यों काम करती है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए जितने भी डिजिट हैं उनका सम 3 से डिविजिबल हो। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है, आखिरी डिजिट में भाग जाना चाहिए। इस टाइप से हमने डिविजिबिलिटी के सवाल किए थे, कई सारे चैप्टर भी हमने पढ़ा था। 8 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंकों में डिवीजन जाना चाहिए 8 से। सवाल इंपॉर्टेंट ये बनाएगा इसको, सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो आप क्या करो, ट्राई कर लो, सबसे बड़ा नंबर आप रखो 9 स्टार की जगह। 948 में 8 का डिवीजन करो। 8 का डिवीजन 9 में किया, एक बार 1 बचा। 14 में डिवीजन करोगे, एक बार 6, 68 में नहीं जा रहा, ये तो गलत है। 8 रखोगे तो 848 में चेक करना होगा, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना। सबसे बड़े को ट्राई इसीलिए कर रहे हैं। अब पता चला छोटे में चला गया तो उसको ट्राई करने का भी क्या फ़ायदा हुआ। मैक्सिमम 3 ऑप्शंस पर ही आपको ट्राई करनी है। 8 में डिवीजन जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 4 बच गया, 0 लग गया, 48 में जा रहा है, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा जो आपका डिजिट है यहाँ से वो निकल के आ जाएगा 8, लिखा जा सकता है। चलिए भाई, रेगुलर हेक्सागन का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। इसको आप अटेम्प्ट कर देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और रेगुलर हेक्सागन का कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं आ रहा तो आपको पढ़ाया गया था। चलो भाई देखते हैं क्या होता है आपका रेगुलर हेक्सागन का कॉन्सेप्ट। एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल, रेगुलर हेक्सागन है, एरिया आपको दे रखा है, 16.80 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितनी है। सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। उससे भी पहले ज़रूरी बात यह है कि इसका एरिया कैसे लिखेंगे। सरकमफेरेंस आ जाएगी, साइड भी तो निकालेंगे तभी सरकमफेरेंस आएगी। तो थोड़ा सा लॉजिक समझना कि हमने क्या पढ़ा था इसमें। ये हमने ले लिया एक रेगुलर हेक्सागन समषटभुज,
ये हमने यहाँ पर ले लिया एक रेगुलर हेक्सागन। जब इसको पढ़ा था तो हमने एक इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि इसके आमने सामने के जो डायगोनल्स हैं उनको अगर आप मिला देंगे तो आपका जो रेगुलर हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, रीज़न इसका क्या होगा, ये जो एंगल है 360 डिग्री है, ये आपके 60-60 बचेंगे, बराबर बराबर दूरियां आएंगी, तो इस वजह से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। साइड अगर हमने ए मानी है तो ये रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल से बनता है। अगर आपको ये बात पता चल गई है तो आप बेझिझक कह सकते हैं फिर तो सर इसका जो एरिया होगा वो कहा जा सकता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, जिसकी साइड कितनी है, एक ट्रायंगल की ए। बिल्कुल सही बात है, ये सही दिमाग लगाया आपने, ऐसा कह सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही बात ध्यान रखनी है। एक तरीका हो सकता था कि मैं आपको ये कहता कि 6 गुना √3/4 स्क्वायर करोगे, फिर ये 6 उससे कटेगा, तो यहाँ पर आप 3/2 √3/2 इंटू में स्क्वायर, ध्यान रखो क्यों रटना है, हमने बात को समझ लिया ना। हमें तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी मैथ्स के ऊपर कि जिससे क्या होगा कि बहुत सारी टिपिकल चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब मेरे ख्याल से आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन या फिर समषटभुज का जो एरिया है वो निकाला कैसे जाता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, एक इक्विलेटरल का निकाल दो। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे कैसे, 6 इंटू में एक का एरिया √3 डिवीजन में 4 और साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक इक्विलेटरल का हो गया। टोटल एरिया आपको कितना दिया है, 2400 √3। √3 से यहाँ पर आपका √3 कैंसिल आउट हो गया। 6 से इसको काटोगे ये 4 आएगा, 4 गुना 4 1600 अंडर कर दोगे, एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन की जो एक साइड है वो 40 है, एक साइड आपके पास 40 निकल के आ गई, तो टोटल साइड कितनी आपके पास, 6। सरकमफेरेंस परिधि कितनी होगी, 6 से, तो 6 को 40 से करोगे तो सरकमफेरेंस 240 मीटर आ गई। 1 मीटर पर बाड़ लगाने का जो खर्चा है आपका वो कितना है, 16.80 रुपये। 16.80 को आप समझ सकते हो, 16/80 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4/5, तो 16×5 80 और 4 84, 84 डिवाइड बाई आपका आ गया 5। इससे थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या देगा, 5 4 24, 5 8 48। ठीक है, इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट डिजिट से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, 8 गुणा 4 32 की वजह से ये आपका आंसर एक ही यूनिट डिजिट बन रहा है। अगर मल्टीप्लाई करना आसान लगता है तो बिल्कुल आप तुरंत मल्टीप्लाई करें, नहीं लगता है तो यूनिट डिजिट का सहारा दें। अब देखो एग्जाम में क्या इसको फिर से बनाने की नीड थी, मेरे ख्याल से इसको बनाने की नीड नहीं थी। क्या ये लिखने की नीड थी, नहीं, ये क्यों लिखना हम एग्जाम के अंदर, अनवांटेड काम है। सीधे सीधे ये पार्ट लिखते, 240 को मल्टीप्लाई करते 84 से, और आपको सिखाया है जब आप कैलकुलेशन में फंस जाते हैं तभी आपको डिजिट सम या फिर यूनिट डिजिट या फिर रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेना होता है। चलो इस सवाल को अटेम्प्ट करो, 20 सेकेंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। इजी सवाल है, 20 सेकेंड में हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। और जिस बच्चे ने वही, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ रखा है अपना टेबल वाला पोर्शन तो वो इसे वर्बली कर सकता है। टेबल से अगर कोई बच्चा इस सवाल को करेगा तो वो कैसे करेगा, 14 की वजह से, रेडियस आपकी 14 है, एरिया आपका आ जाएगा 616, 45 डिग्री सर्कल का 8वां हिस्सा होता है। जैसे 180 डिग्री का सेक्टर है, 180 कहाँ बनता है सेमी सर्कल में, 90 डिग्री क्या करता है, 4 टुकड़े करता है, 90 90 360। वैसे ही 90 के भी 2 टुकड़े कर दोगे तो 45 45 का एंगल आएगा, तो इसका मतलब 8 टुकड़े होंगे, 8 का डिवीज़न करोगे, 8 7 आपके पास आ गया 56। ठीक है, 56 के बाद आपके पास 5 बचा है, 8 7 56, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। वो बच्चा जिसे टेबल पता है, और टेबल पता होना ही नहीं, टेबल का यूज कैसे करना है, मेरे हिसाब से वो सवाल को 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकता है। बहुत ईजी टास्क है। तो आपको भी ये टेबल सीखनी है, कहाँ मिलेगी,
मैथ्स बाई वासु सर सर्च करोगे, मेंसुरेशन बाई वासु सर, रेलवे की सीरीज में पहली क्लास में जाओगे तो वो क्लास आपका मोस्ट वेलकम करते हुए मिलेगी। और आधे घंटे में ही आप इतने चमत्कारी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे भी डील किया जाता है। दूसरा तरीका देखो, फिर दूसरा तरीका क्या होता है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नॉर्मल तरीका क्या होगा। थीटा एंगल की वजह से ये जितना भी एरिया आपका कवर हुआ रहता है, थीटा की वजह से जितना भी एरिया आपका कवर है, इस पार्ट का एरिया कैसे निकाला जाए, ये सेक्टर कहलाता है, रेडियस आपके पास आर है। तो आप कह सकते हो सीधे सीधे कि 360 डिग्री के सेक्टर ने जो एरिया खुद में समाहित कर रखा है वो है पाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एंगल आपका कितना है, 360 डिग्री का। इसने पूरा एरिया सर्कल को समाहित कर रखा है। 1 डिग्री ने कितना एरिया समाहित कर रखा है, पाई आर स्क्वायर। 360 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दो। 360 कौन से टुकड़े होंगे, बात को समझना। ये वाले टुकड़े, जैसे ये एक टुकड़ा हो गया 1 डिग्री की वजह से, ऐसे आपने 360 टुकड़े बना दिए। और आपको नीड है थीटा की वजह से, तो आप गुणा कर दो। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू के अंदर पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप बाई चांस मान लो टेबल नहीं ध्यान आ रही है, ध्यान कर लेना, क्योंकि एक जॉब लगने का मतलब ये हो गया कि आपके आने वाले 30-35 साल हैं वो सुधर गए हैं। फाइनेंशियली आपके ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं आएगा कि हाँ ठीक है जॉब मिल गई है, सैलरी मिलेगी और वहाँ से कोई हटाने वाला भी नहीं है, ईमानदारी से काम करो। तो इसलिए आपको क्या कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं भी क्यों सिखाता हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ बार बार कि भाई कोई भी बच्चा है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब कोई मैसेज करता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और आपका इसके अंदर ये वाला रोल था, तो काफ़ी अंदर से ये लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रहे हैं, सच में जो कर रहे हैं उसके आउटकम भी निकल रहे हैं और सच में लोगों को हेल्प मिल रही है। इसीलिए हर क्वेश्चन के ऊपर चीखने चिल्लाने वाला तो काम करते नहीं हैं, क्योंकि स्टडी आई के ऊपर आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो चीखते हुए चिल्ला चिल्ला करके वाहियात बात करेगा। ना ही हम लोग किसी ट्रिक वगैरह की बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं और पूरे के पूरे फैक्ट के साथ कि भाई हम कैसे नंबर ले आए हैं, ऐसा हमने क्या कर लिया था कि मार्क्स आ गए। तो ट्रिक के दम पर नहीं आए थे, ट्रिक के दम पर आ रहे हैं। वो कोई बोल ही नहीं रहा है कि मैंने ट्रिक से इतने नंबर ले आया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप सीरियस एस्पिरेंट के वीडियोज़ वगैरह सुनते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं, तब भी वो आपको क्या कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे इस पार्ट पर मेहनत की। क्या आपने कभी कोई ऐसा बच्चा सुना जो सेलेक्ट हुआ हुआ ये कह रहा हो कि मैंने ट्रिक से ये चमत्कार कर दिया? नहीं मिलते हैं इस टाइप के, क्योंकि फाइनली आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें होंगी तभी आप उनको प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये होता है। बाई चांस एग्जाम में इन सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं, बाकी तो भूलना नहीं है, क्योंकि 5 सेकंड और मेरे ख्याल से 50 सेकंड का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे करते, 45 डिग्री 360 का जितना पार्ट है इतना ही पार्ट यहाँ पर बनेगा। इंटू में पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 14 इंटू में 14। सोल्व कर दो भाई इसको। ये तो कट गया आपका 8 बार, 7 से काटोगे 2 बार, 2 को इससे काटोगे, 2 को इससे काटोगे, 2 को इससे काटोगे, 8 खत्म हो गया। 11 7 77। तो ध्यान रखना 5 सेकंड और 50 सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो टेबल वाला पार्ट सीख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम निकलने के बाद आप वो वीडियो देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार सर सच में उसमें दम वाली बात थी। तो वक्त गुजर जाने के बाद क्या बचता है, सिर्फ अफसोस बचता है। चलो कुछ सवाल और है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक सवाल और है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। देखो 2-3 सवाल और हैं, इनको भी जल्दी से ही लगे हाथ कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखो आपके सामने एक सवाल है और सोल्व करने के लिए 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। हीरा जब अलग अलग पार्ट्स में टूटता है, इस पर भी कई बार कई एग्जाम्स ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, उम्मीद आप कंप्लीट कर देंगे 20 सेकंड में।
देखो इसने क्या कहा कि हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के अनुरूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्ग के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टुकड़ों के वजन का अनुपात 1, 2, 3, 4। पहले तो इस बात को समझो कि हीरे की जो वैल्यू है रुपए, वो क्या बता रहा है, इसका जो वेट होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे हीरे का वजन 1 ग्राम है तो आप उसकी कीमत 1 का स्क्वायर करके कितनी मान सकते हो, कीमत 1 रुपये मान सकते हो। हीरे का वजन अगर 2 ग्राम है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी कीमत जो है वो कितनी निकल के आएगी, 4 रुपये। हीरे का वजन 3 ग्राम आप कर देंगे तो इसका स्क्वायर करने पर कीमत कितनी आएगी, 9 रुपये आएगी। तो आप मेरे ख्याल से महसूस कर रहे हैं 1-1 ग्राम के 3 हीरे होते तो सिर्फ 3 रुपये मिलते, और 3 ग्राम का एक हीरा होता तो एक साथ ही आपको 9 रुपये मिल जाते। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई काम की बात कि सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमें इस सवाल में क्या करना था। हीरा टूटा, हीरा पहले कितने ग्राम का था, 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10 ग्राम का था। हीरा पहले 10 ग्राम का था और 10 का स्क्वायर कर दूं तो हीरे की कीमत कितनी थी, 100 रुपये। अब ये टूट गया तो 1 ग्राम का हीरा है, कितने रुपए में बिकेगा, 1 का स्क्वायर 1 रुपये। 2 ग्राम का हीरा है, 2 का स्क्वायर 4 रुपये में बिकेगा। 3 ग्राम का हीरा 3 के स्क्वायर 9 रुपये में बिकेगा, और 4 ग्राम का हीरा 4 का स्क्वायर 16 रुपये में बिकेगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर के ये हीरा 30 रुपये में बिकेगा। टूटने से पहले जब एक साथ ये हीरा आपका कंबाइंड था तो कितने रुपए में बेचा जा रहा था, 100 रुपये के अंदर। ऐसा करने पर कितने रुपए का नुकसान हो गया भाई, नुकसान हो गया 70 रुपये का। असल में कह रहा है कि कुल मिलाकर के 70,000 का नुकसान हुआ है। कितने गुना पर बैठा हुआ है, 1000 गुना पर। तो हीरे की इनिशियल रेट कितनी थी, 1000 से कर दो, हीरे की इनिशियल रेट क्या होगी, 1 लाख रुपए। ये सवाल वर्बली भी कर सकते थे। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10 ग्राम का हीरा है, कितने रुपए का, 100 रुपये का। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 29 और एक 30। 100 रुपये का हीरा 30 में बिकेगा, 70 का नुकसान, 70,000 को बताता है, 100,000 को बताएगा, मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना इसने क्या कहा। 15 सेकंड का आपके पास इसको सोल्व करने के लिए टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें और बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। 15 ही सेकंड है क्योंकि बहुत आसान सवाल है। देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75% कम है। तीसरी संख्या क्या होगी आपकी, 100 मान लो। 50% कम है, 50 कम होगी, 75% कम करोगे तो 25 कम कर दोगे। तो एक संख्या आपकी 50 है, एक 25 है। दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएं, दूसरी संख्या को जस्ट डबल कर दिया है, 25 बढ़ा दिया है। 25 के आधार पर बढ़ाया तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 100% का इंक्रीज हो गया। कुछ खास था ही नहीं, ये 100% है, इतना इसको बढ़ा दिया तो 100% का हमारा इंक्रीज आ गया। तो ये निकल के आ गया अपना रिजल्ट। चलिए भाई, एक शब्द है आपके पास असर्शन, इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना। ठीक सा इंपोर्टेंट सवाल मान सकते हो। सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। रीजन इतना सा है कि सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। देखो, असर्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 लेटर हैं और 2 आपके पास एस है। तो कितने बनेंगे भाई, फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई जिनका रिपीटेशन होता है फैक्टोरियल 2, ये रिजल्ट आएगा। फैक्टोरियल n की वैल्यू कैसे लिखते हो आप, फैक्टोरियल n की वैल्यू लिखते हो 1 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा गुणा डैश 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 n तक। कुछ रिजल्ट आपको सीधे पता होने चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम का पार्ट है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, लिख देता हूँ।
फैक्टोरियल 2 की 1 × 2 में 2 होगी। फैक्टोरियल 3, इसको 3 से और कर दोगे ये 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपकी 24 होती है। फैक्टोरियल 5, 24 तक तो लिख ही दिया हमने, 5 से गुणा करोगे 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6, 120 को 6 से करोगे 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 5040, 7 से गुणा कर दिया। फैक्टोरियल 8 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 8 4 32, 40,032, ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, ऑल ओवर मैं इसको ये मान लेता हूँ कि मेरे पास ये है 9 गुणा में 8 और गुणा में फैक्टोरियल 7, अपोन में मेरे पास 2 है, ये इससे कटेगा तो 36 को फैक्टोरियल 7 से गुणा करना है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 होगी। गुणा करोगे तो 0 तो आएगा ही, और 6 और 4 24 की वजह से 4 भी बनेगा। तो 4 कहाँ कहाँ बन रहा है, 4 कहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर बन रहा है। तो एक तरीका तो आपका ये था। ठीक है, मान लो 2 जगह बना हुआ आपको मिलता तो हम क्या दिमाग लगाते कि भाई 5000 को 36 से गुणा कर देंगे तो लगभग 1,80,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। तो भी हम बिना कुछ यूनिट डिजिट देखे भी कॉमन सेंस लगा करके सीधे सीधे हिट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या है। या मल्टीप्लाई कर दो, 36 गुणा में 2 72, गुणा 2 44, एक आपका कैरी 2 प्लेस फिट कर दिए, 36 गुणा 5 180 और एक आपका 181। ये वाला जो पार्ट है जो इसे अलग करता है, ये आपकी कैलकुलेशन का अलग से ही पार्ट है। चलिए भाई, एक सवाल आपके सामने है और ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसमें क्या करना है, करेक्शन कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी, 20 रुपए की 14 की दर से, और 8 रुपए की, इसको क्या कर ले मैं 8 रुपए की और 10 की दर से उन्हें बेच दिया। ठीक है, 8 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच दिया। ये आपका रहेगा होमवर्क, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com स्मार्ट कोर्सेज़ के लिए। बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज ऐसे भी हैं जो फ्री में भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें स्टडी IQ एजुकेशन, हमारी जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। वहाँ पर भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, स्मार्ट कोर्सेज भी हैं, उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर करें, एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ, या फिर यूँ टारगेट बना के रखें कि क्लासेस के लिंक नहीं शेयर करेंगे तो जो रेलवे की PDF है उसको आप एटलीस्ट ज़रूर शेयर कर दें, जिसमें क्लासेस के 1 by 1 आपके लिंक्स हैं। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।